हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस पेंडेमिक के बाहर जो सिचुएशंस हैं हमारी अमूमन उनसे बचते हुए घर पे रह के स्टडी और स्टडी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा टाइम आज वेस्ट नहीं करते क्योंकि कल के वीडियो में मैंने ऐसा नोट किया कि बैक यानी जो पहले हमने रिवाइज़ किया उसको रिवाइज़ करने में अराउंड 10 से 11 मिनट जो हैं वो मेरे यूज़ हुए हैं। आज हम डायरेक्टली जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उसका जो सेकंड पार्ट है वो है बी ग्रुप। बी ग्रुप हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किस पर बेस्ड है, रेनफॉल पर है और ह्यूमिडिटी पर है, यानी कि आर्द्रता और वर्षा जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। तो इनमें से अगर आप किसी को भी आधार बनाते हो तो आपको ये जो पॉइंट है, जो टॉपिक्स है, ये सब पार्ट है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ड्राई क्लाइमेट का मतलब यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम है। रेनफॉल के कम होने के चलते इसे दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एक रहता है हमारा W और एक हो जाता है S। क्योंकि ये हमारा B से डिनोट होता है, इसलिए ये सेगमेंट हमारा कहलाता है BW और ये सेगमेंट हमारा कहलाता है BS। ठीक है। इसके अलावा इसका आगे जो सब पार्ट आएगा, BW का मतलब कि वो शुष्क प्रदेश है, जो कि क्या है, W का मतलब मरुस्थल है, और यहाँ पर कैपिटल S का मतलब क्या है, स्टेपी, स्टेपी तुल्य जलवायु ये है हमारा, और ये थी बेसिकली मरुस्थलीय जलवायु, यानी कि डेजर्टी जो है हमारा वो क्लाइमेट का एक अलग ही प्रकार है। और इसके अंदर भी मरुस्थल जो है वो दो हिस्सों में बटे हैं। एक ऐसा जहाँ पर जो वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और एक ऐसा है जहाँ पर वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास दर्ज की जाती है। लेकिन दोनों में ही आप अमूमन मान सकते हैं कि जो मरुस्थल है, मरुस्थल की परिभाषा जो है वो पूर्ण होती है कि अमूमन 25 या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला स्थान कैसा होता है, हमारा ड्राई, यानी कि शुष्क। और क्योंकि ये पूरे पृथ्वी पे यानी पृथ्वी के किसी भी भाग में विस्थापित हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं, तो उस आधार पर हमारे जो मरुस्थल हैं वो या तो मरुस्थलीय या स्टेपी, यानी ये दोनों ही प्रकार की जलवायु या तो उपोष्ण में है, ठीक है, या फिर उपोष्ण से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ जो है इनका विस्थापन जो है वो देखा जाता है। तो जनरल सी बात है कि इनका जो विस्थापन है यहाँ पर 15 से 60 डिग्री का जो एरिया यहाँ पर बताया गया है, दोनों ही गोलार्धों में वो कैसी जलवायु प्रदेश का है, ड्राई क्लाइमेट का है। ठीक है। अब ये 15 से 60 को हम दो हिस्सों में बांट कर चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से 23.5 डिग्री उत्तर व दक्षिण का जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंध है, और 23.5 से हमारा 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है वो हमारा किस में आता है, शीतोष्ण में आता है। तो क्योंकि यहाँ पर 15 से 60 दोनों ही दिए हुए हैं, इसका मतलब उष्णकटिबंध के भी वो क्षेत्र जो ड्राई क्लाइमेट के हैं वो इसके अंदर आते हैं, और शीतोष्ण कटिबंध के भी वो क्षेत्र जहां पर ड्राई क्लाइमेट है, शुष्क जलवायु है, वो दोनों ही इस कटिबंध में भी पाए जाते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने इसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। एक है 15 से 30 यानी कि उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, क्योंकि 23.5 के बाद उपोष्ण शुरू हो जाता है, इसलिए इसे उपोष्ण के अंदर भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 23.5 डिग्री जो है वो उष्ण कटिबंध है, 23.5 से हमारा जो ऊपरी भाग है उसे हम उपोष्ण कटिबंध, उससे आगे जो है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर वर्गीकृत रहता है। तो यहाँ पर उपोष्ण जो शब्द है वो इस वजह से ही यूज किया गया है। तापमान क्या है यहाँ पर, बेसिकली अवतलन है, सब्सिडेंस है, और उसके अलावा इन्वर्जन पाया जाता है, यानी जो तापमान है वो घटने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई अवस्था में पाया जाता है, वर्षा नहीं होने देता। अमूमन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है कि वर्षा होने के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो तापमान का ऊंचाई के साथ गिरना है, क्योंकि जब तापमान ऊंचाई के साथ गिरता है तभी हमारे संघनन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। लेकिन इन क्षेत्रों के अंदर इन्वर्जन होता है, यानी ऊपर की परतों में तापमान गिरने के बजाय बढ़ता है। उसके बढ़ने के दूसरे बहुत सारे कारण हैं। इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि ये जितने भी क्षेत्र हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया है कि क्योंकि सन्मार्गी पवनों का क्षेत्र है, 15 से 30 डिग्री सन्मार्गी पवनों का क्षेत्र है, और जब सन्मार्गी पवनें पूर्व से पश्चिम की तरफ एंटर करती हैं, यानी जब सन्मार्गी पवनें पूर्व से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती हैं, तो ईस्टर्न क्षेत्र यानी कि जो हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो वर्षा है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ते हैं ह्यूमिडिटी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा कम होती चली जाती है, वर्षा भी कम होती हुई चली जाती है। ठीक है,
तो ये है सबसे बड़ी बात कि जो पश्चिमी किनारे हैं, पश्चिमी किनारों तक ये सनमार्गी पवनें आर्द्रता को नहीं ले जा सकती, वर्षा कम हो जाती है, जिसके कारण डेजर्ट्स यानी मरुस्थल जो हैं वो सारे पृथ्वी के जो शुष्क मरुस्थल हैं गर्म, वो पश्चिमी किनारों पर ही पाए जाते हैं। पहला, इन्होंने जनरल मैंने बताया किसके बारे में, सनमार्गी पवनों के साथ। इन सनमार्गी पवनों के अलावा एक और कारक है जिसकी वजह से पश्चिमी क्षेत्र जो है वो शुष्क है। यहाँ पर ठंडी जलधाराएं जो हैं वो बहती हैं। अब जब ठंडी जलधाराएं बहेंगी तो तापमान को क्या कर देंगी, गिरा देंगी। क्या है, कोल्ड करंट्स हैं। इन कोल्ड करंट्स के मौजूदगी के कारण यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र का जो तापमान है वो कैसा होता है, कम। और अगर तापमान कम है तो आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। पहली बात, तापमान कम है तो वाष्पीकरण ऑलरेडी कम होगा, और अगर वाष्पीकरण थोड़ा बहुत हो भी जाता है तब भी उसमें आर्द्रता की मात्रा जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ाने की क्षमता नहीं होगी। और अगर आर्द्रता ही यहाँ पर कम पाई जाएगी तो रेनफॉल भी कम होगी। समझ रहे हो, ये दो बेसिक रीज़न है कि सभी हमारे शुष्क मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर है। पहला, सनमार्गी पवनों का प्रभाव, पूर्वी किनारों पर अधिक वर्षा, पश्चिमी किनारों पर वर्षा की मात्रा में कमी। दूसरा, ठंडी जलधाराएं यहाँ पर बहती हैं जिसके चलते तापमान में कमी, वाष्पीकरण की दर में कमी, आर्द्रता की कमी और उसके चलते वर्षा की मात्रा में कमी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर ठंडी समुद्री जलधाराएं भी जो हैं वो अपना प्रभाव दिखाती हैं, और यही कारण है कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, यह जलवायु भूमध्य रेखा की ओर अधिक विस्तृत व तटीय क्षेत्रों पर भी पाई जाती है। दूसरा है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र अमूमन जो है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं, जिसे आप शीतोष्ण कटिबंध के नाम से भी जानते हैं। यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में भी ड्राई क्लाइमेट जो है वो पाई जाती है। 35 से 60 डिग्री का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये भाग दक्षिणी अक्षांशों में यह जलवायु महाद्वीपों के आंतरिक भागों में सीमित है। यानी ये पूरे मतलब शीतोष्ण कटिबंध का सारा भाग शुष्क में नहीं आता है, केवल आंतरिक भाग वही होते हैं जो हमारे जल राशि से दूर पृथ्वी के अंदर या भूमि के ऊपर लैंडलॉक्ड होते हैं। यहाँ पर पर्वतों से घिरे होने के कारण भी आर्द्रता से भरी हुई पवनें नहीं पहुँचती। यानी यहाँ पर ये जो कोपेन महोदय हैं ये समझाने की कोशिश बच्चों ये कर रहे हैं कि उष्ण कटिबंध में तो ये क्लियर है कि यहाँ पर दो मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से शुष्क क्लाइमेट जो है वो पाई जाती है, परंतु शीतोष्ण कटिबंध में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध के अंदर जो पवन तंत्र विकसित होता है वो चलता है पश्चिम से पूर्व। अभी हमने बताया कि जितने भी हमारे डेजर्ट्स हैं वो कौन से किनारों पर हैं, पश्चिमी किनारों पर हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये ध्यान में रखना है, ये क्षेत्र कौन सा है, सनमार्गी पवनों का क्षेत्र है। सनमार्गी पवनें पूर्व से पश्चिम बहती हैं तो पश्चिमी किनारों तक नहीं पहुंचती आर्द्रता के साथ। लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये कौन सी पवनों का क्षेत्र है, पछवा। यानी कि इनकी दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व। अब पश्चिम से पूर्व है यानी कि पश्चिमी क्षेत्रों पर वर्षा जो है वो ज्यादा होगी और पूर्वी क्षेत्र पर वर्षा कम होगी। परंतु इन दोनों ही अवस्थाओं में मुख्य बात जो ये समझाने की कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप तटीय क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हो तो तटीय क्षेत्र पर ड्राई क्लाइमेट नहीं है। ड्राई क्लाइमेट कहाँ है, महाद्वीप के आंतरिक भागों में, क्योंकि यहां तक आते आते वर्षा की मात्रा में कमी आती चली जाएगी और कहीं ना कहीं यहां पर ड्राई क्लाइमेट जो है वो पाई जाएगी। अगर हम सोच रहे हैं कि पश्चिमी किनारों पर भी हमारी वर्षा जो है वो होती है या नहीं होती, जिसके चलते हमारे पश्चिमी किनारों पर ही मरुस्थल हैं, नहीं। शीतोष्ण कटिबंध में जो मरुस्थल पाए जाते हैं वो तट में नहीं बल्कि भूमि के ऊपर और महाद्वीप के आंतरिक भागों में जो हैं वो पाए जाते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। काफ़ी इजी सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये रिवीजन के तौर पे देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसके बाद है इनका क्लासिफिकेशन, इनका डिवीज़न। शुष्क क्षेत्रों के आधार पर जलवायु जो है वो दो प्रकार की है। पहली है BS, दूसरी है BW। सॉरी, जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि हमारी B यानी कि शुष्क प्रदेश दो हैं,
एक हैं वार्म यानी कि मरुस्थल और दूसरे हैं स्टेपी। तो बी के साथ डब्ल्यू, इसका मतलब ये है हमारा बी डब्ल्यू और ये है हमारा बी एस यानी कि स्टेपी तुल्य। अब क्योंकि हमारे पास दो क्षेत्र हैं, पहला उपोष्ण और दूसरा है शीतोष्ण। ठीक है। अब जो हमारा उपोष्ण क्षेत्र है उसे किस अक्षर के द्वारा दिखाया जाता है? स्मॉल h के द्वारा। और इसे किसके द्वारा दिखाया जाता है? स्मॉल k के द्वारा। तो यानी ये हमारी जलवायु दो दो प्रकार की हो जाएंगी। अगर मैं उपोष्ण कटिबंध के बारे में बात करूंगा तो BWH, और अगर मैं शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बात करूंगा तो हालांकि ये जो स्टेपी तुल्य है इसी को आप बेसिकली देख लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये है BSH। ठीक है, यानी उपोष्ण। और जब हम इसे शीतोष्ण में बनाएंगे तो हो जाएगा BWK और दूसरा हो जाएगा BSK। यानी कि उपोष्ण कटिबंध में मरुस्थलीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंध में स्टेपी जलवायु, शीतोष्ण कटिबंध में मरुस्थलीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंध में स्टेपी जलवायु। तो यानी जो हमारा बी हिस्सा है वो हमारे 4 प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आप सभी को भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें समझने में आप लोगों को। चलिए, तो सबसे पहले क्योंकि हम उपोष्ण कटिबंध के बारे में बात करेंगे तो ये BS यानी कि स्टेपी तुल्य शुष्क जलवायु और मरुस्थलीय तुल्य शुष्क जलवायु, अगर हम उपोष्ण कटिबंध में देखते हैं तो इनके साथ किस अक्षर के साथ दिखाया जाएगा? स्मॉल h अक्षर के साथ इसे दिखाया जाएगा। तो अगर उपोष्ण कटिबंध में स्टेपी जलवायु है तो स्टेपी का मतलब है कैपिटल S और उपोष्ण का मतलब है H। अगर उपोष्ण कटिबंध में मरुस्थलीय जलवायु है तो उपोष्ण कटिबंध का मतलब है H और मरुस्थल का मतलब है W। ऐसे ही अगर आप शीतोष्ण कटिबंध में हैं या मध्य अक्षांशों में हैं तो 35 से 60 डिग्री के बीच में भी ये दोनों प्रकार की जलवायु हैं वो पाई जाएंगी। जैसे मध्य अक्षांशों में अगर स्टेपी है तो मध्य अक्षांश दिखाए गए किसके द्वारा? K के द्वारा। और अक्षांशीय क्षेत्र किसके द्वारा स्टेपी तुल्य दिखाया जाएगा S के द्वारा। ऐसे ही मरुस्थलीय दिखाया जाएगा W के द्वारा और मध्य अक्षांश दिखाए जाएंगे किसके द्वारा? K के द्वारा। तो ये है जनरली एक बहुत बड़ा छोटा सा डिवीज़न जो कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं महसूस होता कि इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। चलिए, तो ये है हमारा डिवीज़न जो कि हमने एक फ्लो चार्ट पीछे भी बनाया है। सबसे पहले B यानी कि शुष्क प्रदेश, अगर वो स्टेपी है तो S के साथ है, अगर मरुस्थल है W के साथ है। अगर स्टेपी में H है तो यानी वो आपका उपोष्ण कटिबंध है। ऐसे ही अगर W के साथ H है तो मरुस्थल, हमें अब डिस्कस करके आ चुके हैं, इसको बार बार नहीं करते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं BWH यानी कि मरुस्थलीय जलवायु, और कौन से क्षेत्र में? उपोष्ण में। उपोष्ण के अंदर हम अच्छे से जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है कि सारे जितने भी हमारे मरुस्थल हैं विश्व के बड़े बड़े, सहारा, थार, अरब, अटाकामा, कोलोराडो, ये सारे मरुस्थल पश्चिमी किनारों पर हैं और ये 15 से 30 डिग्री के बीच में व्याप्त हैं। वो क्षेत्र मैंने अभी आपको बताए, सहारा, कालाहारी, अरब, थार, अटाकामा, कोलोराडो, ये सारे जो मरुस्थल हैं। और ख़ास तौर पे ये जो हमारे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है वो भी सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो महाद्वीप के कौन से किनारे पर है? पश्चिमी किनारों पे। ठीक है। अब क्योंकि ये मरुस्थल है, शुष्क है, तो इसकी विशेषताएं आपको पता है कि तापमान जो है वो बहुत ऊंचे रहते हैं। कई कई जगह तो तापमान 58 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया जाता है। और 1922 में जब ये तापमान दर्ज किया गया था तब से लेकर आज तक इसका रिकॉर्ड जो है वो बरकरार है। अल अजीजिया जो है वो हमारा लीबिया के अंदर सबसे गर्म स्थानों में से एक है और विश्व का सबसे गर्म जो भाग है वो यहीं पर जो है वो दर्ज किया गया था। ठीक है, ये है हमारे मरुस्थल जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। कोलोराडो जो कि यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिका में है, अटाकामा जो कि दक्षिणी अमेरिका में, सहारा और सहारा जो कालाहारी है, ये है हमारा सहारा मरुस्थल, ये है कालाहारी, ये दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप में है। थार एशिया के भारत में, और अरब जो है वो ईरान, इराक, कुवैत, इन सारों के अंदर जो है वो व्याप्त है। और पूर्वी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो हमारा मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है जो पाया जाता है।
इसके अलावा इसके अंदर अमूमन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अत्यंत गर्म प्रदेश हैं, 38 डिग्री सेल्सियस के अमूमन टेम्परेचर ऊपर रहता है। ठंडी धाराएं, मैंने बताया ना कि दो कारण हैं, पहला कि एक सन्मार्गी पवन क्षेत्र है, पश्चिम की ओर वर्षा कम करता है, दूसरा अमूमन पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर ठंडी जल धाराएं प्रवाहित होती हैं जो वहाँ के तापमान को अपेक्षाकृत कम कर देती हैं। तापमान कम होने से आर्द्रता की कमी, आर्द्रता की कमी होने से वर्षा की मात्रा में कमी। तो दूसरा, यहाँ जो सर्दियाँ हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और जिसके कारण जो तापमान है एवरेज वो 16 डिग्री से 26 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया जाता है। अमूमन आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, जो हमारे रेगिस्तानी भाग होते हैं वहाँ पर दिन बहुत गर्म, रातें बहुत ठंडी होती हैं। उसका एक कारण ये होता है बच्चों कि जो रेत होता है उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है या उस गुण के चलते वो बहुत जल्दी तो गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। दूसरा, पहला मैंने आपको क्या बताया कि रेत का जो गुण है वो जल्दी ठंडे और जल्दी गर्म होने का है। उसका एक कारण है, एक दूसरा प्रभाव जो है, एक दूसरा कारण जो है वो ये है कि क्योंकि ये एक तरह से ड्राई एरियाज हैं, यहाँ पर वाष्पीकरण नहीं है, जल ही नहीं है तो वाष्पीकरण कैसा? अगर वाष्पीकरण नहीं है तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनते तो वो पृथ्वी से जाने वाले रेडिएशन को रोकते नहीं है। यानी जो रेडिएशन पृथ्वी की तरफ से जाता है जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं वो अमूमन बिना किसी रुकावट के पृथ्वी से अंतरिक्ष में चला जाता है। अब अगर बादल होते तो वो क्या करते? टेम्परेचर को रोक लेते और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता, परंतु ऐसा नहीं है, जिसके चलते जो है वो जितना भी हमने ऊष्मा पृथ्वी ग्रहण करती है वही वापस बिना रोक टोक जो है वो चली जाती है। इसलिए रातें ज़्यादा जो ठंडी रहती हैं, दिन जो है वो गर्म उतने ही हैं। क्यों? क्योंकि भूमि पे जल नहीं है। अगर जल है, अगर थोड़ी मात्रा में है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण कम होता है, आर्द्रता कम पाई जाती है, बादल नहीं बनते, और अगर बादल नहीं बनते तो सूर्य से आने वाला सूर्य तब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंचेगा। अगर बीच में बादल होते तो एल्बिडो हो जाती है ज़्यादातर हिस्से की। हम जानते हैं कि 35% के आसपास की एवरेज एल्बिडो जो है वो दर्ज की जाती है। तो दैनिक तापांतर का अत्यधिक होना, दैनिक तापांतर बेसिकली हमने बताया ना, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा गर्म और रातें ठंडी हो जाती हैं, तो तापमान के बीच में ये जो अंतर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वार्षिक तापांतर भी कम होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो कोई भी महीना हो वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है, और अगर गर्मियाँ हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। सर्दियों में भी रातें जो हैं वो ठंडी हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा जो तापांतर है वो भी ठीक ठाक बना रहता है। दैनिक तापांतर के अधिक रहने के मुख्य कारण क्या है? शुष्क रेतीली मिट्टी है जिसका गुण मैंने अभी आपको बताया, बादलों का अभाव रहता है, बादलों के अभाव होने का मैंने अभी अंतर आपको बताया। हाँ, 3 स्थान हमेशा याद रखना, कांगो, जायरे और अमेजन बेसिन, यहाँ पर नदियाँ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे वाष्पीकरण थोड़ा ज़्यादा होता है और बादलों की स्थिति के चलते तापमान जो है वो अमूमन थोड़ा सा इतना प्रभावी नहीं होता इन क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये है इसका हमारा एक भाग। अभी इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन अभी बाकी है, क्योंकि ये मरुस्थल है बच्चों, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में अमूमन जो है वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, W यानी मरुस्थल, S यानी स्टेपी, जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, और वो है मरुस्थल जहाँ पर वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास हो। वो कौन सा भाग होता है जलवायु का? स्टेपी तुल्य। अब आ जाते हैं वही, ये जो सभी हैं पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा सन्मार्गी पवनों का क्षेत्र होता है। सन्मार्गी पवनें पूर्वी तटों पर तो वर्षा करती हैं, लेकिन पश्चिमी तटों पर जाते जाते वर्षा की मात्रा में कमी दर्ज की जाती है। यह वर्षा अनिश्चित काल होती है, यानी कि जब भी थोड़ा सा तापमान मिलता है, थोड़ी सी वर्षा होती है, थोड़ी वर्षा के साथ या कहीं पर नदीय क्षेत्र मिल जाता है तो वर्षा हो जाती है। अगर वर्षा के लिए पहले से नमी नहीं होगी तो वर्षा की मात्रा ना के बराबर होगी। मंद वर्षा होती है, प्रभावी नहीं होती, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वर्षा होती है और कम मात्रा में होती है, तो क्या बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होती। जितना वर्षा से जल पृथ्वी पर पहुँचता है उससे ज़्यादा तो ये वाष्पीकरण के द्वारा वापिस अंतरिक्ष में या वायुमंडल में भेज दिया जाता है। वनस्पति हम जानते हैं कि जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर कंटीले वन या फिर कांटेदार वन जो हैं, झाड़ियाँ जो हैं वो उगती हैं। बहुत बड़े बड़े वृक्ष जो हैं यहाँ नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि चाहे वो झाड़ियाँ हों, कैक्टस हों, छोटे छोटे पौधे हों जिनके तने थोड़े मोटे हों, वो क्या करते हैं, अपनी जड़ों को पृथ्वी के काफ़ी आंतरिक भागों तक भेजकर वहाँ से जल ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली उष्णकटिबंध के अंदर पाया जाने वाला मरुस्थलीय क्षेत्र। आज हम अब बात करते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में यानी उष्ण कटिबंधों में, उपोष्ण कटिबंध में पाया जाने वाला स्टेपी तुल्य भाग। अब स्टेपी आया है, इसका मतलब वर्षा जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर तो होगी ही। एक विशेषता तो यही रहेगी आपकी।
अगर वर्षा होगी तो तापमान जो है वो मरुस्थलों के मुकाबले थोड़े से कम मिलेंगे, दूसरी विशेषता होगी। और अगर वर्षा यहाँ पर 25 से 30 सेंटीमीटर होती है तो कहीं ना कहीं वनस्पति जो है वो थोड़ी सी अलग किस्म की होगी, ठीक है। क्योंकि ये उष्ण उपोष्ण कटिबंध का है तो ये जोन तो वही रहेगा, यानी कि 15 से 35 डिग्री। अब मुख्य तौर पर इसके आसपास या तो कोई नदी होगी या सागर होगा, झील होंगी, तालाब होंगे, तभी तो ये मिलेगा। एक बात आगे यहाँ पे देखा जाए तो यूरेशिया में जो कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र है वहां पर स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है, क्योंकि सागर है तो हल्की सी वाष्पीकरण होगा तो वर्षा की मात्रा उष्ण मरुस्थलों के मुकाबले थोड़ा अलग गुण जो है वो इसको दे देती है। जलवायु की विशेषता, वर्षण और तापमान के लक्षण मरुस्थलों के जैसे ही होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये पूरी पृथ्वी पे व्याप्त नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि जितने भी हमारे गर्म मरुस्थल हैं वो अमूमन पश्चिमी क्षेत्रों पर हैं, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों पर होने के उसके दो बड़े बड़े कारण हैं। पहला सनमार्गी पवनों का प्रभाव, दूसरा जो ठंडी धाराएं हैं। स्टेपी तुल्य जलवायु बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, लेकिन जो फर्क है, अंतर कहाँ पर है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पहला कि ये महाद्वीप के आंतरिक भाग में होंगे, और अगर महाद्वीप का आंतरिक भाग हो तो वहां पर कोई ना कोई नदी, तालाब, झील, जो झरना वगैरह होगा, जिसके चलते जो वर्षा है वो वहां पर थोड़ी मात्रा में प्राप्त होगी। वर्षा प्राप्त होगी तो तापमान गिर जाएगा तो वनस्पति जो है वो वहां पर अलग किस्म की होगी। तो ये सारी चीजें हैं लगभग एक जैसी, थोड़ा वर्षा की मात्रा इसको डिफर करवा देती है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों को मैं फिर वो चीज़ रिपीट करता हूँ कि छोड़ देते हैं बच्चे इसे, मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्यों छोड़ते हैं। काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होता है और काफ़ी रिविजिबल होता है। इसको सारा क्लाइमेटोलॉजी एक ही चैप्टर में रिवाइज किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि अमूमन जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। फिर आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण में अवस्थित होने के कारण, संक्रमण का मतलब होता है बच्चों ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत ज़्यादा वर्षा ना हो और बहुत कम भी ना हो। यानी कि इसमें जो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें कि एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र है, और संक्रमण क्षेत्र को आप किसी भी तरीके से एक रेखा मत देखा करो बच्चों। मान लीजिए कि ये हमारा एक एक्स प्लेस है और ये हमारा एक वाई प्लेस है। एक्स प्लेस पे हमारी वर्षा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर जो है वो होती है, ठीक है। और वाई क्षेत्र के अंदर वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ये दोनों रेखाओं, यानी दोनों अलग अलग गुणों या दोनों अलग अलग वर्षा की मात्रा वाले जो अलग अलग स्थान हैं, इनको अलग करने का काम कोई एक रेखा नहीं करती है, बल्कि एक क्षेत्र करता है। और वो क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिसमें ना तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वाले गुण हो और ना ही 25 सेंटीमीटर वाले, बल्कि इन दोनों के मिले जुले गुण पाए जाएं। ऐसे क्षेत्र को ट्रांजिशन जोन बोलते हैं या फिर संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं, अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। तो क्योंकि ये हम अभी तक डिस्कस करके आए थे मरुस्थल, और मरुस्थलों के बाद जो वर्षा है वो हो सकता है इसके बराबर वाले क्षेत्रों में या दूसरे क्षेत्रों में थोड़ी ज़्यादा हो। तो ये जो संक्रमण क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं क्या है, इसमें स्टेपी तुल्य जलवायु जो है वो पाई जाती है। वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, किसके मुकाबले? मरुस्थलों के मुकाबले वर्षा थोड़ी सी ज़्यादा। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी को अधिक प्रभावी बनाती है जीने के लिए, क्योंकि मरुस्थल में हम जानते हैं वर्षा नहीं है, जिसके चलते समस्या होती है पानी की, जिसकी वजह से समस्या होती है वनस्पति की और दूसरे कारकों की। परंतु हल्की सी वर्षा अगर हो जाए तो वो जीवन के लिए थोड़ा फायदेमंद होती है, प्रभावी होती है। फिर स्टेपी तुल्य जलवायु में आने वाले ऊपर से जो वायु राशियां नियंत्रित नहीं होती हैं, बल्कि महासागरों से ये दूर होती हैं और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में होती है। मैं बता चुका हूँ वर्षा जो है वो अमूमन 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है और वार्षिक तापमान जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वर्षा होगी तो तापमान गिरेगा ही गिरेगा। फिर स्टेपी तुल्य जलवायु में वार्षिक तापांतर जो है वो लगभग 21 डिग्री के आसपास जो है वो पाया जाता है। आई होप कि ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें भी ऐसा नहीं था कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं उपोष्ण कटिबंध को पार करके मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। मध्य अक्षांश का मतलब समझते हो बच्चों? एक वैल्यू तो आपके पास है 0 डिग्री की, यानी कि भूमध्य रेखा, और एक वैल्यू है आपकी 90 डिग्री की, यानी कि उत्तर व दक्षिण। अब इन दोनों के जो मिड अक्षांश होंगे वो लगभग क्या होंगे? 45 के आसपास, ठीक है। और 23.5 से लेकर 66.5, यानी कि 23.5, यानी इसमें 12 का डिफरेंस, और 66.5 इसका मतलब इसमें भी लगभग
20 का डिफरेंस। तो ये मध्य अक्षांश क्या होते हैं, 45 डिग्री के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं इन्हें हम मध्य अक्षांशों के नाम हैं। ठीक है, चलो स्थिति और विस्तार, क्योंकि मैंने बता दिया है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में है और ये बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, यानी पूरी पृथ्वी पर व्याप्त नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बताया। ये भीतरी भागों में पाई जाती है, महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है ये गुण। तश्तरीनुमा यानी कि अमूमन बहुत कम मात्रा में, एक शेप है इनकी, वो शेप के अंदर कौन कौन से स्थान है, तारिन बेसिन एशिया में, गोबी, जुंगेरिया, बलूचिस्तान, ठीक है, और बलूचिस्तान के बाद अफगानिस्तान, मध्यवर्ती ईरान, उत्तरी अमेरिका का ग्रेट बेसिन, मैक्सिको का भीतरी क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का हाईलैंड या हाईलैंड जो एरिया है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस प्रकार की जलवायु को धारण किए हुए हैं। ठीक है, फिर जलवायु विशेषताएं, जलवायु विशेषताएं क्या हैं, बेसिकली पर्वतों से घिरे होने के कारण रेन शेडो एरिया है। ठीक है, पर्वतों से घिरे होने के कारण रेन शेडो एरिया यानी कि जो छायावृष्टि क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। छायावृष्टि क्षेत्र के अलावा यहाँ पर जो दूसरा गुण है वो यहाँ पर ऊपर से नीचे उतरती हुई पवनें शुष्क होती हैं, यानी यहाँ पर पर्वतीय वर्षा को समझाया गया है। पर्वतीय वर्षा का मतलब बच्चों कुछ ऐसा, मान लीजिए यहाँ पे अरब सागर से आने वाली पवनें हिमालय पर्वत से टकराते वर्षा करती हैं, और क्योंकि ये आर्द्रता से भरी होती हैं इसलिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं चलती। ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है वो गिरता है, तापमान गिरता है, हवा जो है वो सिकुड़ जाती है। अगर इसके अंदर जलवाष्प थोड़े भी हों तो भी ये क्या हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। अगर ये सैचुरेटेड हो जाती है और तापमान हिमांक तक, ठीक है, सॉरी, तापमान जो है वो औसांक तक यानी कि ड्यू पॉइंट तक अगर गिर जाता है तब हमारे संघनन की प्रोसेस शुरू होती है। और संघनन क्या है बच्चों, फिर दोबारा मैं आप लोगों को बता दूं कि गैस का लिक्विड या सॉलिड में परिवर्तन संघनन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ही बादल बनते हैं संघनन की प्रोसेस शुरू होती है, वर्षा जो है वो शुरू हो जाती है। अब जब क्योंकि ये जलवाष्प से भरी हुई पवनें थी इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर चढ़ने में समस्या हो रही थी। जैसे ही जलवाष्प खाली होगी फिर ये क्या करते हैं, खाली पवनें बड़ी तीव्र गति से दूसरी तरफ ऊंचाई से नीचे उतरती हुई अवतलित होती हैं या अवतलन का रूप ले लेती हैं। लेकिन ये ऊपर से उतरती हुई पवनें, एक तो टेम्परेचर कम है ऊंचाई पर, दूसरा इनके अंदर जो आर्द्रता है वो बड़ी कम है। इसका मतलब इन दोनों ही सिचुएशन में जब दूसरे तरफ ये पवनें उतरती हैं, रेनफॉल यानी वर्षा की मात्रा भी कम ही पाई जाती है। यानी ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, हमारा छायावृष्टि क्षेत्र। और ये छायावृष्टि किसका है, वर्षा से, यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती, यही चीज़ है। तो यहीं पर ये चीज़ हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली ये छायावृष्टि क्षेत्र हैं, ऊपर से उतरती हुई पवनें शुष्क होती हैं और शुष्कता को और बढ़ा देती हैं। फिर एकदम शुष्क मरुस्थल नहीं है, परंतु वहाँ पर गर्मियों में या सर्दियों में थोड़ा हिमपात होता है, क्योंकि ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हैं, 66.5 डिग्री के आसपास का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा जो हिमपात हमेशा देखने को मिल जाता है। अब आते हैं ये इसका यानी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में स्टेपी प्रकार की जलवायु। स्थिति वही महाद्वीपों के भीतरी भाग, ठीक है, महाद्वीपों के भीतरी भाग, परंतु किसके, शीतोष्ण कटिबंधों में। ये आर्द्र भी हैं और जलवायु की आर्द्र भी हैं और मरुस्थल दोनों के गुण रखते हैं, इसलिए ये बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है या अंतरिम क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। जलवायु की विशेषताएं समुद्र के प्रभाव से वंचित है, क्योंकि महाद्वीपों के अंदर हैं इसलिए समुद्रों का प्रभाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं पड़ता। तो महाद्वीपों के प्रकार की विषम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि सम प्रकार की जलवायु हमेशा ये ध्यान रखें बच्चों, समुद्र के या सागर के या नदियों के या झीलों के आसपास के क्षेत्रों में ही पाई जाती है, क्योंकि जल का जो विशिष्ट गुण होता है वो है उसकी विशिष्ट ऊष्मा को एक लंबे समय तक धारण करने के गुण, यानी कि वो बड़ी देर से गर्म व देर से ठंडा होता है, जिसके कारण वो सभी क्षेत्र जो कि उसके तट के पास होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म व बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होते। परंतु जैसे जैसे हम महाद्वीपों के भीतरी भाग में पहुंचते हैं वहां पर तापमान गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऊंचे और सर्दियों में बहुत ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं। तो जब तापमान में इतना वेरिएशन हो उसे हम विषम प्रकार की जलवायु कहते हैं, क्योंकि स्टेपी तुल्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में बनती है, इसलिए कैसी जलवायु पाई जाती है, विषम। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जो है तीव्रगामी व शीत ऋतु में कड़ाके की ठंड पड़ती है, क्योंकि ये आंतरिक भाग है तो ये तो नॉर्मल सी बात है। दक्षिणी गोलार्ध वाले इन भूभागों में अपेक्षाकृत विषम जलवायु पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो है दोनों में अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं
कि जब हम उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, वो स्थल गोलार्ध है, वहाँ पर स्थल भाग थोड़ा ज़्यादा है, जिसके कारण विषम जलवायु पाई जाती है। परंतु उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थल भाग कम है और जल भाग जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण जो जलवायु है वो सम प्रकार की होती है। यहाँ पर कम विषम लिखा हुआ है बच्चों, कहीं आप लोग सर विषम लिखा हुआ है और आप सम बता रहे हो, नहीं। वर्षा कम होती है, परंतु जितनी भी होती है वो समुद्रीय संवहनीय प्रकार से ही होती है। अधिकांश वर्षा आरंभ में ही जो है वो अमूमन हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा बेसिकली बी यानी कि शुष्क प्रकार की जलवायु प्रदेश। ये सारी चीज़ें अब तक आपने देखी होंगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने इसको बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी, एक छोटे से सब पार्ट को भी मुझे आपको लोगों के साथ क्लियर करने में अराउंड 30 से 35 मिनट लग जा रहे हैं, जबकि मैं आप लोगों को मेन पॉइंट बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि रिवाइज़ करवा दूँ सारा टॉपिक, फिर भी 30 मिनट इज़ द छोटा बात बताने में आराम से लग जाते हैं। और मैं एक एक्चुअली देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो जो आप लोगों की वीडियो को देखने की फ्रीक्वेंसी है बहुत लंबी नहीं है, यानी आप बहुत ज़्यादा टाइम उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर मैं इतना बड़ा लेक्चर आप लोगों को क्यों दूँ, ताकि आप लोग जितना भी समय निकाल सकें, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। मेरा यही मोटिव है बच्चों, और इसी मोटिव के चलते मैंने आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल जो है वो बना रखा है, ताकि जब आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम हो, आप लोगों को लगे यू आर इन द पीसफुल एनवायरनमेंट, तो आप उस वीडियोस को देख लें। यही चीज़ हम हमेशा कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड टिल देन थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलते हैं बच्चों। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।